Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics course, lecture number 29. I'm Dr. Pervez Ahmed. In today's lecture, we will have a discussion on characteristic X-ray spectra in atomic number. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं. So लेक्चर में हम पहले बात करेंगे शेल्स नेम के बारे में कि शेल्स को हम कैसे मतलब किन लेटर से हम शेल को डिनोट करते हैं और वो जो है कौन कौन से जो शेल्स है उनको हम कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट से वो डिनोट करते हैं. सो शेल्स हैव लेटर नेम्स. शेल को हम जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है उन्हीं लेटर से हम शेल्स को मतलब डिनोट करते हैं. उनकी हमारे पास जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास शेल है और उस शेल का नाम है के शेल्स, सो इट वुड मीन दैट के शेल स्टैंड फॉर एन इज इक्वल टू 1. कि बोहर मॉडल में हमने शेल्स को हमने कहा था कि एटम्स के अंदर बहुत सारे शेल्स है और इन शेल्स को हमने नाम दिया था एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7. मतलब एन हमने एन को हमने कहा था कि एन इज बेसिकली इंटीजर्स विच इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. ठीक है. अगर हम कहेंगे कि n इज इक्वल टू 1 है, तो उसका जो लेटर नेम होगा उसी शेल का, दैट विल बी कॉल्ड के. ठीक है. सिमिलरली अगर हम कहेंगे कि हमारे पास शेल जो है n इज इक्वल टू 2 है, तो उसका मतलब होगा कि वी बेसिकली मीन दैट इट इज एल शेल. ठीक है. या हम कहेंगे कि के शेल बेसिकली स्टैंड फॉर n इज इक्वल टू 1 and L shall basically stand for n is equal to 2 and so on. इसी तरह अगर हम n की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे के एल एम m का मतलब होगा n is equal to 3. सिमिलरली n का मतलब होगा n is equal to 4. O का मतलब होगा n is equal to 5 and so on. इसी तरह जो मतलब मुख्तलिफ शेल्स है उसको हम इंग्लिश जो लेटर्स है उनसे डिनोट करते हैं. ठीक है. सो here it's important to mention कि atom is more stable in a ground state. कि एटम हमारे पास जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है. ग्राउंड स्टेट से हमारा मुराद है कि एन इज इक्वल टू 1 के जब एन इज इक्वल टू 1 स्टेट में है एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इसी शेल्स के अंदर है, तो हम उसको कहते हैं कि एटम हमारे पास क्या है, ग्राउंड शेल में है. और एटम इसी ग्राउंड स्टेट के अंदर ज़्यादा स्टेबल होता है. ठीक है. अब ग्राउंड स्टेट से हमारा मुराद क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल्स विल फिल द इनर शेल वैकेंसी एट लोअर एनर्जी. ठीक है. कि एटम ग्राउंड स्टेट में आता कब है, जब हम कहते हैं बात करते हैं कि एटम्स जो है वो ज़्यादातर ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है. तो अब ग्राउंड स्टेट से हमारा मुराद क्या है और एटम ग्राउंड स्टेट में आता कब है. ठीक है. सो एक बेसिकली एन एटम कम टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है. When an electrons from higher shells fill the inner shell vacancy at lower energy. ठीक है. नॉर्मली हम कहते हैं कि एटम ग्राउंड स्टेट में तब आता है जब एक इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से लोअर शेल के अंदर वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप लगाता है. ठीक है. या जब हम कहते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल पे हमारे पास अगर वैकेंसी हो इलेक्ट्रॉन की और उसी इलेक्ट्रॉन्स इसी जो वैकेंसी है उसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी में आता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है या एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से मतलब ग्राउंड स्टेट पे आ गया है, या एटम ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सॉरी जो एटम है वो हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ गया है. और इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ, तो वो जो एक्सिस एनर्जी है इट एमिट इट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इट एमिट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे रेडिएशन. कि जब हम क्या कहते हैं कि एटम्स के अंदर इनर शेल ट्रांजिशन होती है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल से जो लोअर एनर्जी शेल से उनकी तरफ आते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो ये एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज. ठीक है. सो एनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जो एनर्जी जो एक्स्ट्रा एनर्जी एमिट होती है इट्स मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज फोटॉन. ठीक है.
और जब ये एक्सरे प्रोटॉन्स इमिट होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू लेवल्स, ठीक है, दैट इज द एनर्जी लेवल ऑफ द अपर लेवल एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द लोअर लेवल। इन दोनों लेवल की जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द एमिटेड एक्स रेज, ठीक है, कि वो जो एक्स रेज इमिट होते हैं उसकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द टू शेल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने चूंकि मेंशन किया कि ट्रांजिशंस जो है वो मुख्तलिफ हायर शेल से होती है, ठीक है, कि एटम्स के अंदर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये मुख्तलिफ शेल्स है, ठीक है, दिस इज कैश शेल्स एंड कैश शेल एज वी मेंशन कैट करस्पॉन्ड टू एन इज इक्वल टू 1, ठीक है। सिमिलरली के बाद हम कहते हैं कि जो हायर शेल है दैट इज एन इज इक्वल टू 2 एंड दैट करस्पॉन्ड्स टू एल शेल। फिर एल के बाद एम शेल है, एम शेल करस्पॉन्ड टू एन इज इक्वल टू 3, एन शेल इज इक्वल टू करस्पॉन्ड टू एन इज इक्वल टू 4, ओ शेल्स करस्पॉन्ड टू एन इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ हायर शेल से ट्रांजिशन होती है लोअर शेल की तरफ, ठीक है। लोअर शेल से हमारा मुराद है ग्राउंड शेल या हम इसको डिनोट करते हैं के शेल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ जो हायर शेल्स है एल है, एम है, एन है, ओ है। अब यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ जो शेल्स है हायर शेल्स है उनसे के शेल के अंदर ट्रांजिशन होती है, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एल शेल के हैं, वो एल शेल पे एग्जिस्ट कर रही है और एल शेल से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो के शेल पे आना चाहता है, ठीक है। तो वो जो एक्सिस एनर्जी है या वो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे और उसी एक्सरेज को हम डिनोट करते हैं के अल्फा से, ठीक है। व्हाट इज के अल्फा? के अल्फा इज द एक्सरे which is emitted by an electrons when in jump from the L shell to the K shell, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स वो M शेल से K शेल की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशंस द एक्स रेज emitted by the electron is denoted by K बीटा, ठीक है। और इसी तरह हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स N शेल से आके N शेल से K शेल में आ रहे हैं so the electrons the X-ray emitted by the electron is denoted by K gamma, ठीक है। और इसी तरह हम कहेंगे कि अगर O शेल से K शेल की तरफ आ रहे हैं so the energy or the X-ray emitted by the electron is denoted by K sigma, ठीक है, and so on, ठीक है। सिमिलरली हम अगर कहते हैं कि हमारे पास ट्रांजिशंस है इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन से एम शेल से एल शेल की तरफ, ठीक है। तो जो एनर्जी या जो एक्सरेज है दैट वी विल डिनोट बाय एल अल्फा, ठीक है। अगर एन शेल से एल शेल की तरफ आ रहे हैं तो जो एक्सरेज है दैट वी डिनोट बाय एल बीटा, ठीक है, एंड सिमिलरली एल गेमा एंड एल सिग्मा। अगर हम कहते हैं कि ट्रांजिशंस हो रही है हायर शेल से एम शेल के अंदर, तो अगर मतलब ट्रांजिशन है एन शेल से एम शेल की तरफ सो वी डिनोट दैट बाय एम अल्फा, ठीक है। अगर ओ शेल से है सो वी डिनोट बाय एम बीटा एन अगर इससे ऊपर शेल में सो वी डिनोट दैट बाय एम गेमा एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सरेज को मतलब हम कहते हैं कि मुख्तलिफ शेल से अगर आते हैं तो उसकी मतलब इसका जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमको इसको इसी तरह उनको नोटेशंस वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसी भी एटम्स का हम उसको डिनोट करते हैं जेड पे और हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर इज बेसिकली द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द न्यूक्लियस, कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन उसी एटम के जो एटॉमिक नंबर है वो उसी को जाहिर करते हैं, ठीक है। सो मोजले फाउंड ए रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मोजले ने क्या किया कि मोजले ने एक रिलेशन डिस्कवर की, एक रिलेशन डेवलप की
and that relations is between the frequencies of the characteristic x-rays, कि जो x-rays emit होते हैं उनकी frequencies के बीच और जो एटॉमिक नंबर है उनके बीच, ठीक है। और ये जो रिलेशन है दिस होल्ड फॉर द के अल्फा एक्सरेज, ये वाला जो रिलेशन है जो मोजले ने डेवलप किया, ये होल्ड करती है के अल्फा एक्सरेज के लिए। और के अल्फा एक्सरेज क्या है? के अल्फा एक्सरेज हमारे पास वो एक्सरेज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी ट्रांजिशंस के दौरान मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है एल शेल से के शेल के अंदर, तो इसी दौरान जो एक्सरेज एमिट होती है दैट वी कॉल के अल्फा एक्सरेज, ठीक है। और के अल्फा जो एक्स रेज है उसी के लिए ये जो रिलेशन है दैट वी डिनोटेड बाय एफ के अल्फा, दैट वी से इज इक्वल टू 3 CR और 4 N2Z minus 1 होल स्क्वायर, ये रिलेशन है। and this is the relation that's been developed by Moseley, and this is the relations between the frequency of the characteristic X-rays and the atomic number Z, ठीक है। अब इसमें आगे क्या है कि Moseley empirical formula is basically hold for the X-ray, ठीक है, that is produced from n is equal to 2 to n is equal to 1 transitions, ठीक है। So in general K series of the X-ray wavelengths are वो क्या है कि जर्नल रिलेशन हमारे पास जो है K series के लिए X-rays wavelength के लिए that is equal to 1 over lambda with a subscript K that represents the wavelength of the K series, which is equal to R n2 z minus 1 whole square n2 1 minus l square minus 1 over n square, that we say is equal to r n2 z minus 1 whole square n2 1, ठीक है, माइनस 1 ओवर n स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये हमारे पास रिलेशन है, सॉरी यहाँ पर जो है ये भी 1 ही है, ठीक है, 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसी रिलेशन को मज़ीद थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो रिलेशन है दैट लीड टू मोज़ले रिसर्च, मतलब इसी ये जो रिलेशन है इसी रिलेशन के थ्रू मतलब मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दे दी। And what was that clarifications? Moseley research clarified the importance of the electron shells for all the elements, ठीक है। कि मतलब इसी रिलेशंस के ज़रिए मतलब मोज़ले ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसी से उसने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया कि मतलब क्या क्लैरिफाई की, ही गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन शेल्स फॉर ऑल द एलिमेंट्स, कि जितने भी एलिमेंट्स थे और उसके लिए उसने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन की जो शेल्स है उसकी इम्पोर्टेंस को क्लैरिफाई किया। एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्या मोज़ले रिसर्च, ठीक है। कि मोज़ले रिसर्च से हमें जो इलेक्ट्रॉन शेल्स है तमाम के तमाम एलिमेंट्स के लिए उसके इम्पोर्टेंस को उसने उजागर किया, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर द हाइड्रोजन, कि ये सिर्फ मतलब ये जो रिलेशंस था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के लिए या हाइड्रोजन एलिमेंट्स के लिए ये नहीं था, मतलब ये हाइड्रोजन एटम के लिए नहीं था, ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स है वो उनके लिए था, ठीक है। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.